जय हिंद दोस्तों। किसी राज्य में निवास करने वाला वह व्यक्ति जिसे राज्य की पूर्ण सदस्यता प्राप्त हो और जो राज्य और संविधान के प्रति अपनी पूर्ण आस्था रखता हो, ऐसे व्यक्ति को नागरिक कहा जाता है। यदि आप संविधान को समझ के सीखना चाहते हैं तो आप बिल्कुल एकदम सही चैनल पर आए हैं। यदि अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। नागरिकता का प्रावधान भारतीय संविधान में ब्रिटेन से लिया गया है। भारतीय संविधान में एकहरी नागरिकता का प्रावधान है। अब एकहरी नागरिकता क्या होती है, आइए जानें। जैसे मैं उत्तर प्रदेश का नागरिक नहीं हूँ, मैं झांसी का नागरिक नहीं हूँ, मैं भारत का नागरिक हूँ, यानी भारतीय नागरिक कहलाऊंगा मैं। मेरी एक ही नागरिकता है। जैसे यूएसए जो है उधर स्टेट का अलग नागरिक होता है और देश के लिए एक नागरिकता और उसको लेनी पड़ती है, यानी उधर दोहरी नागरिकता का प्रावधान है। भारत में एकहरी नागरिकता का प्रावधान है। भारत में नागरिकता जो भारतीय संविधान है उसमें नागरिकता भाग 2 और अनुच्छेद 5 से 11 में वर्णित है। किस अनुच्छेद में क्या लिखा है बिल्कुल अच्छे से समझ के आप सीखने वाले हैं, तो बने रहिए और पूरा वीडियो देखिए। आप एक एक अनुच्छेद में क्या क्या लिखा है, एक एक वर्ड को अच्छे से समझ पाएंगे और आपका संविधान ऐसे ही चलता रहेगा। तो देखें अनुच्छेद 5 को। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 5 क्या कहता है, ये उस समय की बात है जब देश आज़ाद हुआ और संविधान बनाया जा रहा था। तो इसमें लिखा है संविधान के प्रारंभ में नागरिकता। क्या लिखा है? संविधान के प्रारंभ में नागरिकता। तो संविधान सभा के सदस्यों ने संविधान के प्रारंभ में नागरिकता कैसे लिखी है, आइए जानते हैं। उन्होंने सबसे पहले लिखा है जन्म के आधार पर नागरिकता। जन्म के आधार पर नागरिकता यानी इसका मतलब है कि 26 जनवरी 1950 के पहले जिसका जन्म भारतीय भूभाग पे हुआ है उसको भारत की नागरिकता प्रदान कर दी जाएगी। अब जैसे ये बोला गया तो कुछ कंडीशन ऐसे भी थी जो जन्म भारत के अंदर नहीं हुआ, जैसे सोहन सिंह भकाना। अब ये जो थे या लाला हरदयाल, ये सैन फ्रांसिस्को से भारत की आज़ादी के लिए कार्यरत थे। अब जैसे एक तो एग्जाम्पल लिया है, ऐसे बहुत से लोग थे जो विदेशों से भारत की आज़ादी के लिए आंदोलन चला रहे थे। अब उनके बच्चों का जन्म अगर भारत के अंदर नहीं हुआ, वो जहाँ थे वहाँ हुआ, तो क्या उन व्यक्तियों को, उनके बच्चों को नागरिकता प्रदान नहीं की जाएगी? तो इसके लिए संविधान सभा ने रखा वंश के आधार पर नागरिकता, यानी माता पिता दादा दादी अगर भारतीय हैं तो उनके बच्चों को भी भारत की नागरिकता प्रदान कर दी जाएगी। अब कुछ ऐसे लोग भी थे जो भारतीय वंशज भी नहीं थे और जिनका जन्म भारत में नहीं हुआ था, लेकिन भारत को आज़ादी दिलाने के लिए जी जान से लगे हुए थे। एग्जाम्पल के लिए एनी बेसेंट। अब वो भारतीय वंशज भी नहीं थी और जन्म भी भारत में नहीं हुआ था, तो क्या उनको भारत की नागरिकता नहीं प्रदान की जाएगी? तो इसके लिए तीसरा पॉइंट जो है संविधान सभा द्वारा लिखा गया कि ये जो 26 जनवरी 1950 डेट रखी गई, 26 जनवरी 1950 के पहले कितने वर्ष? मिनिमम 5 वर्ष। 26 जनवरी 1950 के मिनिमम 5 वर्ष पहले, यानी कोई व्यक्ति भारत में कम से कम 5 वर्षों से रह रहा हो तो उसको भारत की नागरिकता प्रदान कर दी जाएगी। तो ये था आर्टिकल 5 संविधान के प्रारंभ में नागरिकता। क्लियर? अब आगे देखते हैं कि आर्टिकल 6 में क्या है। एक बार रिवीजन कर लेते हैं। संविधान के प्रारंभ में नागरिकता जन्म के आधार पर यानी 26 जनवरी 1950 के पहले जिनका जन्म भारत में हुआ है उन सभी को भारत की नागरिकता प्रदान कर दी जाएगी।
वंश के आधार पर माता पिता दादा दादी भारतीय हैं तो उनके बच्चे भी भारतीय होंगे। और 26 जनवरी 1950 के कम से कम 5 साल पहले से अगर वो भारत में कोई व्यक्ति रह रहा है तो उसको भारत की नागरिकता प्रदान कर दी जाएगी। अब आगे देखते हैं आर्टिकल 6 को। अनुच्छेद 6 क्या कहता है? अनुच्छेद 6 कहता है कि ऐसे व्यक्ति जो पाकिस्तान से भारत आ रहे हैं उन व्यक्तियों की नागरिकता के प्रावधान, सुन लीजिए, पाकिस्तान से भारत आने वाले व्यक्तियों की नागरिकता। अब पाकिस्तान से भारत व्यक्ति आ रहे हैं तो उन्होंने संविधान सभा ने एक डेट रखी 19 जुलाई 1948। इस डेट के पहले अगर कोई व्यक्ति भारत आ गया है तो उसको बिना बात पूछे भारत की नागरिकता प्रदान कर दी जाएगी 19 जुलाई 1948 के पहले। अगर इसके बाद आता है, ये तो पहले का हो गया, पहले आता है तो नागरिकता दे दी जाएगी, अगर बाद आता है तो उसको 6 महीने का एक परमिट दिया जाएगा, परमिशन दिया जाएगी। परमिशन, ये परमिट 6 महीने के लिए होगा, उसके बाद उसको नागरिकता प्रदान कर दी जाएगी बशर्ते वह पाकिस्तान की नागरिकता छोड़ के आ रहा हो। क्लियर है? तो आर्टिकल 6 कहता है कि पाकिस्तान से भारत आने वाले व्यक्तियों की नागरिकता के प्रावधान। डेट क्या है? 19 जुलाई 1948 के पहले आए वो भारतीय नागरिकता दे दी गई, जो बाद आए तो उन्हें 6 महीने का परमिट दिया, उसके बाद वो वैलिड नागरिक हो गए। अब देखते हैं आर्टिकल नंबर 7। तो अनुच्छेद 7 क्या कहता है? अनुच्छेद 7 कहता है कि भारत से पाकिस्तान जाने वाले व्यक्तियों की नागरिकता के प्रावधान। अब सोच रहे होंगे कि भारत से पाकिस्तान चला गया तो उसकी भारत की नागरिकता कैसे? तो देखिए, सुबह का भूला जब शाम को घर वापस लौट आता है तो उसको भूला नहीं कहते। ये वही बात है इधर, यानी कहने का मतलब ये है कि संविधान सभा ने एक डेट रखी कि 3 मार्च या मार्च 1947 के बाद जो व्यक्ति, मार्च 1947 के बाद जो व्यक्ति भारत से पाकिस्तान गए लेकिन अब उन्हें पाकिस्तान में नहीं रहना है, वो भारत वापस लौटना चाहते हैं। वह कंडीशन ऐसे थी कि 1947 की बहुत से लोग यहाँ से पाकिस्तान गए लेकिन फिर उन्हें बाद में पता चला कि हम भारत में ज़्यादा सेफ थे, चाहे वो हिंदू हो चाहे मुस्लिम हो, तो अब उन्होंने भारत वापस लौटना शुरू किया। तो उनके लिए एक डेट रखी गई कि मार्च 1947 के बाद जो पाकिस्तान गए वो अब लौटना चाहते हैं तो उन्हें 6 महीने का रजिस्ट्रेशन करवाना पड़ेगा, लेकिन लौट रहे हैं तो उन्हें पाकिस्तान की नागरिकता को पहले त्यागना होगा तब। तो ये था पाकिस्तान, भारत से पाकिस्तान जाने वाले और फिर वापस लौट के आ गए। तो आर्टिकल नंबर 7। अब आर्टिकल नंबर 8 को देखते हैं। तो अनुच्छेद 8 क्या कहता है? अनुच्छेद 8 कहता है कि भारतीय मूल के लोगों की नागरिकता के प्रावधान। वो व्यक्ति जो भारतीय मूल के हैं, भारत से बाहर रह रहे हैं, उनकी नागरिकता के बारे में अनुच्छेद 8 में वर्णित है। अभी आगे देखते हैं अनुच्छेद 9। तो अनुच्छेद 9 क्या कहता है, आइए जानते हैं। आर्टिकल 9 कहता है कि यदि आप किसी दूसरे देश की नागरिकता को ग्रहण कर लेते हैं तो भारत की नागरिकता को समाप्त कर दिया जाएगा। यदि किसी दूसरे देश की नागरिकता को ग्रहण कर लेते हैं तो भारत की नागरिकता को समाप्त कर दिया जाएगा। ये है आर्टिकल नंबर 9। अब आगे देखते हैं, या एग्जाम्पल के लिए आपने जैसे जाके श्रीलंका की नागरिकता ले ली, भारत के नागरिक पहले थे तो अब भारत की नागरिकता को समाप्त कर दिया जाएगा। आर्टिकल नंबर अब देखते हैं नेक्स्ट 10। आर्टिकल नंबर 10 बेहद ही इम्पोर्टेंट है। ये इम्पोर्टेंट क्यों है, आइए जानते हैं। इस अनुच्छेद में लिखा है कि नागरिकता तब तक समाप्त नहीं की जा सकती है जब तक कोई व्यक्ति देश विरोधी कार्य ना करे। अब इसको एग्जाम्पल से समझते हैं। अभी जैसे कोई पक्ष है और एक विपक्षी पार्टी है, तो पक्ष वाले अगर ये कर दें कि
उनको विपक्ष को बिल्कुल समाप्त करना हो तो वो उनकी नागरिकता को ही समाप्त कर दें। अब जब नागरिकता समाप्त हो जाएगी, केवल भारतीय नागरिक ही राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति या संसद का सदस्य या राज्य विधानमंडल का सदस्य या महाधिवक्ता, महान्यायवादी केवल भारतीय नागरिक ही बन सकते हैं। तो अगर वो सदस्यता ही समाप्त कर देंगे तो फिर वो विपक्ष कैसे रह पाएगा। तो इसीलिए इस आर्टिकल को जोड़ा गया कि जो पक्ष में बैठा है वो ऐसा ना कर पाए। तो इसमें लिखा है कि भारतीय नागरिकता तब तक समाप्त नहीं की जा सकती है जब तक कि वह देश विरोधी गतिविधि में या कार्य ना करे। अब आगे देखते हैं अनुच्छेद 11। तो अनुच्छेद 11 कहता है कि नागरिकता संबंधी कानून संसद बनाएगा। कौन बनाएगा? संसद बनाएगा। और संसद में भी कौन सा मंत्रालय? गृह मंत्रालय के लिए उन्होंने फिक्स किया। अगर मंत्रालय की बात हो तो कौन? गृह मंत्रालय। और बनाएगा कौन? संसद बनाएगा। तो 1950 से 5 साल बीत जाते हैं और पहली बार भारत में जो नागरिकता अधिनियम आता है, तो वेरी इंपॉर्टेंट, नागरिकता अधिनियम 1955। नागरिकता अधिनियम 1955। तो इस अधिनियम में नागरिकता लेने के लिए, नागरिकता ग्रहण करने के लिए 5 बातें हैं और नागरिकता समाप्त करने की 3 बातें हैं। यानी नागरिकता अधिनियम 1955 हमें नागरिकता ग्रहण करने की 5 चीज़ें प्रदान करता है और नागरिकता त्यागने की 3 चीज़ें प्रदान करता है। तो आइए जानते हैं ये 5 चीज़ें क्या क्या हैं। तो नंबर फर्स्ट है जन्म के आधार पर नागरिकता। और जन्म के आधार पर नागरिकता क्या है इसको समझते हैं। तो क्या है इसमें? 26 जनवरी 1950 के बाद जिनका जन्म 26 जनवरी 1950 के बाद, और जो पहले अपन ने पढ़ा है वो क्या था? संविधान के प्रारंभ में था। उस कंडीशन को देख के तभी की कंडीशन के लिए नागरिकता का प्रावधान रखा गया था। अब जो संविधान सभा ने ये बोला था कि आगे की कंडीशन के हिसाब से संसद अपने कानून स्वयं बनाएगी, जो अपन ने पढ़ा था आर्टिकल नंबर 11 में। तो अब संसद ने कानून बनाया पहली बार 1955 में। तो 5 तरीके से नागरिकता इसमें प्राप्त की जा सकती है। पहला, जन्म के आधार पर। तो जन्म के आधार पर नागरिकता प्राप्त करने के लिए आइए देखते हैं। तो 26 जनवरी 1950 के बाद जिनका जन्म भारत में हुआ है वो सभी भारत के नागरिक कहलाएंगे। 26 जनवरी 1950 के बाद जिनका जन्म भारत में हुआ है वो सभी भारत के नागरिक कहलाएंगे। अब इसका मिसयूज कैसे होता है आइए जानते हैं। या एक क्वेश्चन पूछ रहे हैं आपसे, बताएं कमेंट करके। जैसे कोई व्यक्ति, कोई जैसे फ्रांस के एक कपल है, वो घूमने आता है आगरा या दिल्ली, कहीं आता है। अब उधर उस महिला ने एक बच्चे को जन्म दे दिया जो फ्रांसीसी थी। क्या वह भारत के नागरिक, जो बच्चा हुआ है, क्या वो भारत का नागरिक कहलाएगा? क्योंकि नागरिकता अधिनियम 1955 क्या कहता है कि जन्म के आधार पर नागरिकता, यानी भारत के भूभाग के अंदर किसी व्यक्ति का, किसी बच्चे का जन्म होता है तो वह भारत का नागरिक होगा। तो जो नागरिकता अधिनियम 1955 कहता है उसके हिसाब से तो वह नागरिक कहलाएगा। लेकिन अब पाकिस्तान ने इसका मिसयूज किया। तो 1955 के बाद जो नागरिकता अधिनियम है इसमें पहली बार संशोधन कब होता है? 1986 में। पहली बार इसमें संशोधन कब होता है? 1986 में। उसके बाद संशोधन होता है 1992 में। उसके बाद संशोधन होता है 2003 में। फिर संशोधन होता है 2005 में। उसके बाद 2015 में और कुछ समय पहले 2019 में। यानी अभी तक 6 बार नागरिकता अधिनियम में संशोधन हो चुका है। ये भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। नागरिकता अधिनियम 1955 में अब तक कुल कितने बार? 6 बार संशोधन हो चुका है। तो जो बता रहे थे उसको देखें कि जो अगर किसी बच्चे का जन्म भारतीय भूभाग के अंदर होता है तो उसको भारत की नागरिकता प्रदान की जाएगी। ऐसा जन्म के आधार पर नागरिकता अधिनियम 1955 कहता है।
लेकिन अब क्या होता है, 1986 में इसको चेंज किया जाता है क्योंकि पाकिस्तान इसका मिसयूज करता है और फिर उसमें यह बोला जाता है कि माता या पिता में से कोई एक भारतीय होना चाहिए। फिर अभी भी इसका मिसयूज किया जाता है, तो 2003 में जो संशोधन होता है उसमें बोला जाता है कि माता और पिता में से कोई एक भारतीय तो है, लेकिन वो दोनों वैलिड होने चाहिए, वैधानिक होने चाहिए, तभी बच्चे को भारत की नागरिकता प्रदान की जाएगी। अभी देखते हैं अब नंबर फर्स्ट पॉइंट तो हो गया जन्म के आधार पर नागरिकता। नंबर सेकंड पॉइंट जो है वो वंश के आधार पर नागरिकता अधिनियम 1955 के तहत सबसे पहला पॉइंट जन्म के आधार पर नागरिकता और दूसरा पॉइंट वंश के आधार पर नागरिकता। इसको समझते हैं कि यदि ए नाम का कोई पुरुष जो भारतीय है, बी नाम की महिला जो स्पेन की है उससे विवाह कर लेता है, तो जो बच्चे होंगे वो भारतीय कहलाएंगे। लेकिन यदि इसी का विपरीत हो कि जो महिला भारतीय है और पुरुष किसी दूसरे देश का है, तो उसके बच्चों को भारत की नागरिकता प्रदान नहीं की गई थी। तो ये जो था वंशज थे पिता के, लेकिन 19 या फिर माता के भी वंशज हो सकते हैं। तो नंबर फर्स्ट जन्म के आधार पर नागरिकता प्रदान की गई, नंबर सेकंड वंश के आधार पर नागरिकता प्रदान की गई। नंबर थर्ड को देखते हैं। नंबर थर्ड है पंजीकरण के आधार पर नागरिकता। पंजीकरण या रजिस्ट्रीकरण के आधार पर नागरिकता। पंजीकरण के आधार पर नागरिकता कैसे प्रदान की गई, आइए जानते हैं। इसमें क्या होता है, एक एग्जाम्पल देखते हैं। जैसे ये कोई पुरुष है और ये महिला है, यह इंडियन है और ये फॉरेनर है। अब इन दोनों का विवाह हो जाता है, तो ये जो महिला है अगर ये मिनिमम 7 वर्ष तक, यानी पंजीकरण के आधार पर नागरिकता तभी प्रदान होगी जब वह कम से कम 7 वर्ष तक भारत में रहे, तो और फिर वो पंजीकरण करवाएंगे और उसके आधार पर ये जो महिला है उसको भारत की नागरिकता प्रदान कर दी जाएगी। तो इसका यूज कहाँ होता है, ये इसी टाइप से कोई महिला है वो किसी दूसरे देश के पुरुष से विवाह कर लेती है, फिर वो पुरुष अगर 5 वर्ष तक भारत में रहता है तो उसके लिए भी भारत की नागरिकता का प्रावधान है। तो यह है पंजीकरण के आधार पर नागरिकता। तो पहला अपन ने देखा जन्म के आधार पर नागरिकता, दूसरा देखा वंश के आधार पर नागरिकता और तीसरा देखा पंजीकरण के आधार पर नागरिकता। अब देखते हैं देशीकरण के आधार पर नागरिकता। इसका मतलब क्या होता है, देशीकरण के लिए मिनिमम 1 वर्ष तक भारत में वह व्यक्ति लगातार रह रहा हो। दूसरा पॉइंट, वह कला और साहित्य से हो जिससे भारत को लाभ हो। तीसरा पॉइंट, वह कम से कम एक भारतीय लैंग्वेज, एक भारतीय भाषा का उसको ज्ञान हो। कम से कम एक भारतीय भाषा का तो उसको ज्ञान होना ही चाहिए, तब उसको देशीकरण या इसको कहते हैं प्राकृतिक रूप से नागरिकता प्रदान कर दी जाएगी। तो भारत में कितने समय तक रहा हो, 1 वर्ष तक, कला या साहित्य से हो और कम से कम एक भारतीय भाषा का उसको ज्ञान हो। अब जैसे एग्जाम्पल लेते हैं, तो जैसे हाँ, और जैसे इसमें है ना, तो उस देश के साथ अच्छा संबंध भी होना चाहिए। जो व्यक्ति है वो अच्छे चरित्र का होना चाहिए, लेकिन देश के साथ अच्छा संबंध नहीं था, उसके बाद भी नागरिकता प्रदान की गई। तो जितने अपवाद हैं वो भी सब देशीकरण इसी में आते हैं। जैसे अदनान सामी को जानते होंगे, उनको भारत की नागरिकता प्रदान की गई। एक अच्छे गायक थे, भारत में रह रहे थे, तो इस वजह से उनको देशीकरण के आधार पर भारत की नागरिकता प्रदान की गई। और 5वां पॉइंट कहता है अर्जित भूमि के आधार पर, अर्जित भूमि के आधार पर नागरिकता। अर्जित भूमि के आधार पर नागरिकता का मतलब क्या है, भारत किसी भूभाग पर अगर कब्जा कर लेता है तो उस भाग के जो निवासी हैं वो भारत के निवासी, उन्हें भारत उन्हें अपनी नागरिकता प्रदान कर देगा। एग्जाम्पल देखते हैं, जैसे 1974 में भारत ने सिक्किम को अपने भूभाग में मिलाया, तो जो सिक्किम वासी थे अब वो भारतवासी हो गए।
तो ये 5 चीज़ें थी। एक बार रिवीजन कर लेते हैं। जन्म के आधार पर नागरिकता, दूसरा पॉइंट वंश के आधार पर नागरिकता, तीसरा पॉइंट पंजीकरण के आधार पर नागरिकता, चौथा पॉइंट देशीकरण के आधार पर नागरिकता, और पांचवा पॉइंट जो है अर्जित भूमि के आधार पर अर्जित भूभाग के हिसाब से अगर वो जमीन भारत की हो गई है तो उधर के नागरिक भी भारत के हो गए हैं। ये तो थी 5 चीज़ें नागरिकता ग्रहण करने की। अब देखते हैं नागरिकता त्यागने की। जो नागरिकता अधिनियम 1955 है उसके तहत 3 प्रकार से नागरिकता को त्यागा जा सकता है, जिनमें नंबर फर्स्ट है कि अपनी इच्छा के आधार पर कोई व्यक्ति अगर अपनी नागरिकता को त्यागना चाहता है तो स्वैच्छिक त्याग से वह अपनी नागरिकता को त्याग सकता है। तो नंबर फर्स्ट है स्वैच्छिक त्याग पर। नंबर सेकंड है बर्खास्त करने पर। अगर बर्खास्त करने पर, और नंबर थर्ड है वंचित का आधार पर। अब बर्खास्त और वंचित दोनों में मतलब समझिए। तो बर्खास्त करने पर, तो बर्खास्त उसको कब किया जाएगा? जब उसने देशीकरण या फिर पंजीकरण के आधार पर भारत की नागरिकता प्रदान कर ली थी, लेकिन अब वह किसी दूसरे देश की नागरिकता उसने ग्रहण कर ली है, तो उसकी भारत की नागरिकता को बर्खास्त कर दिया जाएगा। तो यह बर्खास्त के आधार पर नागरिकता को समाप्त कर दिया जाएगा। और जो तीसरा और आखिरी पॉइंट है ये वंचित कर देने पे। तो वंचित कब किया जाएगा? वंचित तब किया जाएगा जब वह व्यक्ति देश विरोधी गतिविधि में शामिल रहे या शत्रु का साथ दे, यानी सीधी सी बात है देश विरोधी कार्य करने पर नागरिकता को से वंचित कर दिया जाएगा। क्लियर हुआ? एक बार पूरा रिवीजन करते हैं, जाने। तो जो नागरिकता है अनुच्छेद 5 से 11 में है और भाग 2 में वर्णित है। ब्रिटेन से ली गई है एक हरी नागरिकता का प्रावधान है। अनुच्छेद 5 कहता है कि संविधान के प्रारंभ में नागरिकता। खुद से पहले सोचिए फिर सुनिए। संविधान के प्रारंभ में नागरिकता, और इसमें जो है 3 प्रकार से चीज़ें लिखी गई हैं। पहला प्रकार 26 जनवरी 1950 के पहले जिनका जन्म है सबको नागरिकता। दूसरा, अगर माता पिता दादा दादी नागरिक हैं तो बच्चे भी नागरिक हैं। तीसरा, अगर मिनिमम 5 साल से भारत में रह रहा है तो वह व्यक्ति भारत का नागरिक कहलाएगा। यह है 26 जनवरी 1950 के पहले की सभी चीज़ें। दूसरा यानी आर्टिकल 6 अनुच्छेद 6 कहता है कि पाकिस्तान से भारत आने वाले व्यक्तियों की नागरिकता। उसके बाद अनुच्छेद 7 कहता है भारत से पाकिस्तान जाने वाले व्यक्तियों की नागरिकता के बारे में प्रावधान, वो लौट के क्योंकि वापस आए जो लोग उनके लिए। अनुच्छेद 8 कहता है भारतीय मूल के व्यक्तियों की नागरिकता। अनुच्छेद 9 कहता है कि यदि आप दूसरे देश की नागरिकता को ग्रहण कर लेते हैं तो उसके भारत की नागरिकता को त्याग कर दिया जाएगा। अनुच्छेद 10 कहता है कि नागरिकता तब तक नहीं किसी को नागरिकता से वंचित किया जाएगा या उसकी नागरिकता समाप्त नहीं की जाएगी जब तक वह देश विरोधी कार्य ना करे। अनुच्छेद 11 कहता है कि नागरिकता संबंधी कानून संसद बनाएगा। उसके बाद जब संसद बनाएगा तो संसद ने कानून कब बनाया? 1955 में संसद ने पहली बार कानून बनाया। इसमें संशोधन कब हुआ? 1986, यानी पहली बार संशोधन कब हुआ? 1986 में। कितने संशोधन हो गए हैं? 6 संशोधन हो गए हैं। 1986 में, 1992 में, 2003 में, 2005 में, 2015 में और 2019 में। कौन सा मंत्रालय इससे रिलेटेड रहता है? गृह मंत्रालय। तो अब देखते हैं नागरिकता अधिनियम 1955 को। तो नागरिकता अधिनियम 1955 में क्या क्या लिखा है? इसमें 5 प्रकार से नागरिकता प्रदान करने के तरीके हैं और नागरिकता त्यागने के तरीके कितने हैं? 3 प्रकार से नागरिकता त्यागने के तरीके हैं। तो 5 कौन कौन से प्रकार हैं? जन्म के आधार पर। दूसरा क्या है? वंश के आधार पर। तीसरा क्या है? पंजीकरण या रजिस्ट्रेशन के आधार पर। और चौथा क्या है? देशीकरण के आधार पर। और पांचवा क्या है? पांचवा है अर्जित भाग पर के आधार पर। और उसके बाद त्यागने क्या? पहला क्या है? अपनी इच्छा से त्यागना। और दूसरा क्या है? बर्खास्त करके त्यागना। तीसरा क्या है? वंचित करके त्यागना। तो ये थी नागरिकता। आप वीडियो को अच्छे से देखें हैं तो एक एक चीज़ क्लियर हो जाएगी। इसको अच्छे से लिख लें और आगे आपको ऐसे कंटिन्यू वीडियो मिल चुके हैं और
जो वीडियो हो चुके हैं उनकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इधर पड़ी होगी। चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू।